So we will start epidemiology today. Important calculation. Incidence क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस विद इन द पॉपुलेशन एट रिस्क, जो कि न्यू केसेस आ रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रहे हैं। प्रेवलेंस क्या है कि नंबर ऑफ न्यू और ओल्ड केसेस विद इन द पॉपुलेशन एट रिस्क, जो पॉपुलेशन एट रिस्क है उसमें न्यू और ओल्ड जो है दोनों कितने हैं नंबर ऑफ केसेस। एब्सोल्यूट रिस्क इज द नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन विद इन दैट ग्रुप। इवेंट्स divided by population. Relative risk is exposed divided by non-exposed. OR AR treatment group divided by AR control group. Absolute risk exposed divided by non-exposed, और OR क्या है, absolute risk treatment group divided by absolute risk control group. Exposed divided by non-exposed, इसमें भी आ जाता है ART डिवाइडेड बाय ARC. एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, इसमें एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रोल ग्रुप माइनस एब्सोल्यूट रिस्क ट्रीटमेंट ग्रुप है. रिलेटिव रिस्क रिडक्शन 1 माइनस रिलेटिव रिस्क OR ARC एब्सोल्यूट रिस्क कंट्रोल माइनस एब्सोल्यूट रिस्क ट्रीटमेंट divided by ARC absolute risk control. Sensitivity is true positive divided by true positive plus false positive is equals to A divided by A plus C. कि ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव. जो फॉल्स नेगेटिव है और ट्रू पॉजिटिव, तो ये असल वाले पॉजिटिव ग्रुप्स हैं, ठीक है. A डिवाइड बाय A प्लस सी, A डिवाइडेड बाय A प्लस सी. स्पेसिफिसिटी इसमें ट्रू नेगेटिव कितने हैं, ये बताता है कि कितने पॉजिटिव कितने हैं, और ये बताता है कि असल में नेगेटिव कितने हैं. ट्रू नेगेटिव डिवाइड ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव D डिवाइड बाय D प्लस B. दिस कैलकुलेशन आर एक्सप्लेन्ड इन एग्जांपल्स. द नंबर नीडेड टू ट्रीट NNT. The NNT is the average number of patients who need to be treated to prevent one additional bad outcome. के जिनको जो एवरी नंबर ऑफ पेशेंट है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि एक बैड आउटकम प्रिवेंट किया जा सके. फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ पेशेंट दैट नीड टू बी ट्रीटेड फॉर वन ऑफ देम टू बेनिफिट कंपेयर्ड विद द कंट्रोल इन अ क्लिनिकल ट्रायल. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द इनवर्स ऑफ द एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन 1 डिवाइडेड बाय ARR. Need to be treated for one of them to benefit compared with the control. जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं दैट नीड टू बी ट्रीटेड, जिनको हम ट्रीट करेंगे फॉर वन ऑफ देम टू बेनिफिट कंपेयर विद द कंट्रोल इन अ क्लिनिकल ट्रायल, तो उसको उनको जो बेनिफिट होगा उसको कंपेयर करेंगे टू द कंट्रोल इन द क्लिनिकल ट्रायल. तो फॉर एग्जांपल 30 पेशेंट नीडेड टू यूज ड्रग X to prevent lung cancer compared to a placebo drug. This study is continued for 15 years. What is the NNT for the X drug over a 15-year period? तो उसमें कितने number of patients हैं that needed to treat और जिसको benefit किया है इसने, ठीक है. The lower the NNT, the better the drug. If you don't understand the following, leave them for now as they will be explained with एग्जाम्पल्स लेटर इन दिस चैप्टर. इसमें 1 डिवाइडेड बाय ARR है ना, तो ARR हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन. Absolute risk, the number of events in treated or control group divided by the number of people in that group. The number of events, इसमें पेशेंट कितने हैं, 30 पेशेंट्स हैं needed to be treated, divided by the number of people, number of events, good or bad. ARC, the AR of events in the control group, ART, AR of the events in the treatment group, और ARR, ARC minus ART. ये सारे formulas याद रखने. The control group has death in 20% of the patients, and the treatment group has deaths in 10% of the patient. What is absolute reduction rate? तो ARR क्या है, ARC minus ART, ARR CNT को रिप्लेस कर देना है. ARC, what is absolute reduction risk, इसमें ARC minus ART 20 minus 10 is equals to 10%. How many patient would have to treat to prevent one death? कितने पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे ताकि एक डेथ को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है. NNT वो क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ARR. तो
ARR कितना है 10%, 1/10 कितना हुआ 0.1। ओके, तो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन कितनी हुई, एक बंदे में 0.1% जो है ना डेथ प्रिवेंट होगी। A randomized control trial is conducted to assess new treatment for COVID-19. In the control group, 60 out of 100 patients developed severe complications. On the other hand, in the treatment group, only 10 out of 100 developed severe complications. What is the number needed NNT for this group? तो इसमें ARR is equals to ARC minus ART. एक कंट्रोल ग्रुप है, इन द कंट्रोल ग्रुप, ये कंट्रोल की बात हो रही है, इसमें 60 हैं, इसमें 10 है, तो कितने हुए 50। तो 1/50, यार आर कितना बना 50, 1/50 कितना बना 0.02%। और दे आर सेइंग ARC इज इक्वल्स टू, उन्होंने चेंज कर दिया इसको क्योंकि ये परसेंट है, इसको 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंट चेंज हो जाएगी, तो 2 है, सही हो गया। A randomized control trial investigate the efficacy of a new drug for reducing the incidence of acute exacerbation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. In the study, 2,000 patients randomly assigned to either the new drug or a placebo. The results from 1 year shows that 20 out of 1,000 patients in the drug group experience at least one exacerbation compared to 220 out of 1,000 in the placebo group. What is the number of NNT to prevent? तो ARR पहले फाइंड करना है, तो वो क्या होता है ARC माइनस ART। प्लेसेबो ग्रुप कौन सा है, उसमें 220 है और ट्रीटमेंट ग्रुप में 120, तो ये कितने हो गए 100। तो NNT क्या है 1/100 0.01। अच्छा, वही इन्होंने परसेंटेजेस को वो कर दिया, चेंज कर दिया ना, उन्होंने 220 को 0.22 कर लिया और 10 को 0.12 कर लिया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 0.10 और 0.1 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये 10 कैसे हुआ। टेन होगा ना, तो इस तरह से आ गया। ओके, उन्होंने परसेंटेजेस को कन्वर्ट कर दिया दूसरे डाटा में। स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन स्प्रेड ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज़। डिस्पर्जन कितनी है, तो रिमेंबर दीज यूनिट्स के 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इज 68.2, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95.4 एंड 3 इज़ 99.7। 68.2, 95.4 एंड 99.7। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन मीडियन मोड, ये हमें पता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी क्या होती है कि ट्रू पॉजिटिव हमने देखने कितने बंदों को असल में है, इसमें ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है। इसमें ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाई ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव जो असल में नेगेटिव है, ठीक है ना। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट, डिसऑर्डर नो डिसऑर्डर, इसमें है ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, जो फॉल्स पॉजिटिव है, और ये फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, ये ट्रू नेगेटिव। तो सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू TP डिवाइडेड बाई TP प्लस FN। सेंसिटिविटी TP प्लस FN, ओके, एंड इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव जो स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव दैट आर ट्रू पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये है नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो पॉजिटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है TP ओवर TP प्लस FP, ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। तो नेगेटिव प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है TN, जो टोटल नेगेटिव है
ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, टोटल नेगेटिव ही कितने हैं, ठीक है ना। प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, इसमें ट्रू पॉजिटिव, बी में है फॉल्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव्स वाले हैं, एक में ट्रू है एक में फॉल्स है, ठीक है। ये क्या है फॉल्स नेगेटिव और ये क्या है ट्रू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव्स। तो ये हमें ये वाली दे देते हैं। सेंसिटिविटी ट्रूली डिटेक्ट दोज हु आर सिक, सेंसिटिविटी ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन से बंदे असल में बीमार हैं, और स्पेसिफिसिटी ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन से बंदे असल में सही हैं। The presence of positive that are true positive and the percentage of negative that are true negatives. Example, 200 patients are enrolled in a study to evaluate the accuracy of a new ELISA-based test for influenza. 100 of the patients were diagnosed with influenza by the reference standard culture of respiratory secretions. 80 of the patients with influenza has a positive ELISA-based test, as did 5 of the patients without influenza. What is the sensitivity? Influenza किसमें 100 of the patient were diagnosed with influenza by the reference standard culture of respiratory secretion. 80 of the patient with influenza had a positive. 80 में पॉजिटिव इन्फ्लुएंजा है, 5 में नेगेटिव इन्फ्लुएंजा है, तो 100 में से 80 गए तो नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव कितने हुए 80। और अगर ये जो है ये नेगेटिव है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होता है ये फॉल्स नेगेटिव, ये फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है, ये ट्रू नेगेटिव है। 95। तो हम क्या करते हैं, ये ABCD है, A डिवाइडेड बाय A प्लस सी, A डिवाइड बाय A प्लस सी, B डिवाइड बाय B प्लस D, ठीक है। तो A क्या है 80 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 20, 80 डिवाइड बाय 100, 5 4 जा 40, 0.8 और 80% आ गया। इसी तरह से ये भी D डिवाइड बाई D प्लस D। एब्सोल्यूट रिस्क क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल अमंग अ सर्टेन ग्रुप हु गॉट एन इवेंट, कि वो परसेंटेज ऑफ पीपल जिनमें डेथ या डिजीज़ है वो क्या है एट एन एब्सोल्यूट रिस्क, द नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन विद इन दैट ग्रुप। मतलब अब उनको बीमारी हो चुकी है या कोई इवेंट हो चुका है जिन लोगों के साथ, उन परसेंटेज ऑफ पीपल को एब्सोल्यूट रिस्क कहते हैं। वी हैव 200 पेशेंट, 10 ऑफ देम डाइड वाइल ऑन ड्रग ए, 10 मर गए, ठीक है, ड्रग ए पे थे, 20 ऑफ देम डाइड वाइल ऑन ड्रग बी। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिस्क ऑफ द पेशेंट ऑन ड्रग बी? एब्सोल्यूट रिस्क क्या है, ठीक है, उन पेशेंट्स के लिए जो कि ड्रग बी पे हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट रिस्क फॉर द पेशेंट ऑन ड्रग ए? तो एब्सोल्यूट रिस्क का क्या फॉर्मूला है? इट इज 20 died from the 200 population, 20 died हैं, तो एब्सोल्यूट रिस्क क्या है, उन 200 में से कितने फीसद लोग मरेंगे, ठीक है, 0.1%, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिस्क फॉर ड्रग और बी है ये, सॉरी, 20 of them died while on drug B and 10 of them died while on drug A। इसी तरह से 10 divided by 200, A study on MI shows that 10 patients out of 100 died who did not get treatment and 10 out of 100 died who received proper treatment. What is the absolute risk for the patient who got proper treatment? Absolute risk क्या है उनके साथ कोई भी डेथ वगैरह होने का जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो एब्सोल्यूट रिस्क क्या होता है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं, 10 out of 100 died who received proper treatment वालों के लिए, एंड द नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन इन द ग्रुप, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है आउट ऑफ 100, तो ये क्या बना 0.1, तो 10%। केस कंट्रोल वर्सेस कोहोर्ट स्टडीज़ में उसमें क्या आ जाता है, एक इंटरवेंशनल होती है, एक ऑब्जर्वेशनल होती है। इंटरवेंशनल में क्या आ जाता है, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, इसमें इंटरवेंशन होती है, कोई ड्रग होगा, कोई जो है ना
कोई असिस्टेड टेक्निक होगी, ठीक है, कोई सर्जरी होगी, कोई भी इंटरवेंशन होगी, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशनल में है प्रोस्पेक्टिव स्नैपशॉट, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। प्रोस्पेक्टिव में प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी आ जाती है जिसमें हम देखते रहते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। ये सारी, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, ठीक है। ये स्नैपशॉट क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। रिट्रोस्पेक्टिव में जो होती है वो स्टार्ट करती है डिजीज़ से और फिर पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, एक्सपोजर तक हो जाती है। और जो एक रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है जो एक्सपोजर से स्टार्ट करती है, ये पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, और ये आगे की तरफ जाती है। रिट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी स्टार्ट्स विद द एक्सपोजर टू द डिजीज। केस कंट्रोल स्टडी अफेक्ट कॉज, कि आउटकम क्या है उससे कॉज की तरफ जा रहे हैं कि उसका कॉज क्या था, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडी है, ठीक है, आउटकम से हम जा रहे हैं कॉज की तरफ। और जो रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी उसमें एक्सपोजर क्या हुआ है, उसके बाद इफेक्ट क्या है, ठीक है, पीछे से आगे आ रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ठीक है, केस कंट्रोल पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट आगे की तरफ, ठीक है। केस कंट्रोल स्टडीज और रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज, दे क्लियरली डिफाइन टू ग्रुप्स एट द स्टार्ट, वन विद द आउटकम और डिजीज़ एंड वन विदाउट द आउटकम डिजीज़। स्टार्ट्स विद द डिजीज़, एक में डिजीज़ है, ठीक है, और हमने देखना है कि वो क्या चीज़ कॉज करे, ये नहीं पता, ठीक है। और दूसरी है कि जो है ना आउटकम नहीं पता, अब कॉज है, आउटकम नहीं पता कि क्या है, ठीक है। दे लुक बैक टू असेस वेदर देयर इज़ अ स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ एक्सपोजर टू अ डिफाइंड रिस्क फैक्टर बिटवीन द ग्रुप्स, कि वो पीछे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि जो रेट ऑफ एक्सपोजर है किसी एक चीज़ का, उसका डिफरेंट पॉपुलेशंस पे किस तरह से इफेक्ट होता है और वो एज अ रिस्क फैक्टर किस पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। द मेन आउटकम मेजर इन केस कंट्रोल स्टडी इज़ ऑड्स रेशो, कि ऑड्स रेशो मेजर करते हैं केस कंट्रोल स्टडी में। अब प्रेजेंट में क्या है, आउटकम है और एक है नो आउटकम, ठीक है। तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ डिफाइंड एक्सपोजर कितना हुआ है, प्रोपोर्शन, और इसमें भी प्रोपोर्शन ऑफ डिफाइंड एक्सपोजर। केस कंट्रोल स्टडीज शुड इंक्लूड टू ग्रुप्स दैट आर आइडेंटिकल, जो कि आइडेंटिकल होते हैं एक्सेप्ट फॉर देयर आउटकम डिजीज स्टेटस, ये जिसमें आउटकम और डिजीज स्टेटस सेम नहीं है। एज केस कंट्रोल्स आर रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, पीछे की तरफ जाते हैं, दे आर मोर प्रोन टू बायस। वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल इज रिकॉल बायस। एडवांटेजेस, केस कंट्रोल स्टडीज़ जो होती हैं, मतलब इसमें क्या है, एक्सपोजर है, अब देखेंगे कि उससे क्या कॉज हो रहा है, ठीक है ना। केस कंट्रोल स्टडीज़ में ये चीपर है, ठीक है, क्विक एंड ईजियर टू कंडक्ट, गुड फॉर डिजीज विद द लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, कैन असेस मल्टीपल एक्सपोजर्स, गुड फॉर रेयर डिजीज। डिसएडवांटेज क्या है कि रिट्रोस्पेक्टिव मोर प्रोन टू बायस, ठीक है, मोर प्रोन होती है टू बायस। Retrospective study can only assess one outcome or disease, cannot establish risk and cannot establish prevalence भी नहीं establish कर सकती। Cohort studies can be retrospective or prospective. Cohort retro भी हो सकते हैं, pro भी हो सकते हैं। Retrospective cohort studies are not the same as a case control studies which are retrospectives as well. In retrospective cohort studies, the exposure and outcome have already happened. Exposure भी हो चुके, outcome भी हो चुके। They are usually conducted on data that already exists and the exposure are defined before looking at the existing outcome. Start with the exposure data to see whether exposure to a risk factor is associated with the statistically significant difference in the outcome development rate. तो देखने के लिए क्या जो एक्सपोजर है वो असल में ये वाला आउटकम कॉज कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कि वो एक्सपोजर जो है वो एक रिस्क फैक्टर है उस आउटकम को बनाने के लिए, ठीक है, वो देखने के लिए, उन दोनों में रिलेशन देखने के लिए। प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज़ आर मोर कॉमन, पीपल आर रिक्रूटेड इनटू कोहॉर्ट स्टडीज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्सपोजर, ठीक है, or outcome status. Researchers can then measure and analyze a range of exposures and outcome. The study then follows these participants for a defined period to assess the proportion that develop the outcome. Cohort studies are good for assessing prognosis, risk factors, and harm. The outcome measured in cohort studies is usually a risk ratio. इसमें क्या है कोहॉर्ट में कि एक्सपोज हो चुका है, कुछ एक्सपोज हैं कुछ नॉन एक्सपोज हैं, तो हमने देखना है कि आउटकम का इस एक्सपोजर के साथ क्या लिंक है और जो दोनों के साथ, ठीक है, अगर एक्सपोज होंगे तो क्या लिंक है, अगर एक्सपोज नहीं होंगे तो क्या लिंक है, ठीक है। Prospective can establish risk directly, can assess multiple outcomes, good for rare exposure. Disadvantage क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, longer, harder to conduct, not good for rare disease, not good for disease with long latency periods. In short, case control retrospective only. One starts from the outcome, i.e. cases and bases, controls references, and tries to study what the exposure was.
ठीक है, आउटकम है, ठीक है। हम देखते हैं कि एक्सपोजर क्या था जिसकी वजह से ये डिजीज़ पैदा हुई, ठीक है। हम आउटकम से शुरू करते हैं और पीछे की तरफ ट्रेस करते हैं चीज़ को। एज केस कंट्रोल्स आर रिट्रोस्पेक्टिव ओनली, दे आर मोर प्रोन टू बायस। वन ऑफ द मेन बायस इज रिकॉल बायस. Retrospective cohort is when one already has determined the exposure in the study cohort and tries to study the association of exposure to disease. cohort में हम disease और exposure दोनों का link देखते हैं कि दोनों में disease और exposure में link क्या है. In prospective cohort, we follow the groups from the scratch over time and see what the exposure and the outcome. प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट में हमने एक ग्रुप ऑफ पीपल लिए, ठीक है, और हमने उनको बस ट्रेस करना है कि उनमें एक किसी को स्पेसिफिक एक्सपोजर हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, ठीक है. कंट्रोल ग्रुप और दूसरा ग्रुप है, हमने देखना है कि उनको एक्सपोजर से लेके आउटकम तक उनके साथ क्या मसाइल होते हैं, ठीक है. All these three studies, retrospective, case control, retrospective cohort, prospective cohort, are observational. We don't intervene, we don't give incentives or add any measures or drugs during the study. Take care that researchers may follow two different groups who have already received two different drugs. This is still observational as the researchers did not offer these measures or intervene. On the other hand, in experimental or interventional trials, high randomized or non-randomized control study, जिसमें randomized और नॉन randomized control study होती है, experimental या interventional trials, one group will be taking a drug and the other will be taking a placebo or a different drug, ठीक है. एक ग्रुप है, ठीक है, उसको हमने एक ड्रग दिया है, ठीक है. दूसरे ग्रुप को, ठीक है, हमने, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि ये ग्रुप है, इसको प्लेसिबो जा रहा है या कोई भी ड्रग नहीं जा रहा, ठीक है, और ये ग्रुप है, इसको ड्रग दे रहे हैं, ठीक है. These drugs are offered by the study makers, researchers to see their effects on the group with time. अब हमने देखना है इन दोनों पे प्लेसिबो ड्रग का क्या अफेक्ट होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज़ इंटरवेंशन नॉट जस्ट इन ऑब्जर्वेशन. इसमें सिर्फ हम ऑब्जर्व नहीं करें, हम इंटरवीन कर रहे हैं, हम ड्रग दे रहे हैं या कोई और इंटरवेंशन करें, कोई सर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, लाइक, ठीक है. सो दिस इज़ अ रेंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी. इसमें ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी है. Another important example of experimental studies is to give one group incentives, for example, financial rewards to make them use drug A, while group B is not receiving an incentive. This is an assigned intervention exposure. Therefore, this is an experimental study, not an observational study, ठीक है. इसमें क्या करें, हम incentives दिए हमें, financial rewards, ताकि एक जो है ना ग्रुप यूज़ करे ड्रग ए, वाइल ग्रुप बी इज़ नॉट रिसीविंग. एक को, अब दोनों को ड्रग दिए हुए, ठीक है, ड्रग्स भी दोनों को दिए हुए, लेकिन एक को कहा हुआ है कि तुम्हें हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड देंगे इसका, ठीक है, और दूसरे को कहा हुआ है हम तुम्हें फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं देंगे. तो हम इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं विद टाइम के उनमें जो है ना कंप्लाइंस कितनी है और टूवर्ड्स द आउटकम क्या आता है उन दोनों के दरमियान, ठीक है. Two groups free of disease are followed over 10 years to see exposure to certain factors would cause pulmonary disease or not. अब हमने दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको बस देखा है 10 साल के लिए कि उनमें एक्सपोजर होता है तो उनमें डिजीज़ होती है या नहीं. तो ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी. इसमें हम सीधा बस जाए जा रहे हैं और उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है. ये थे ना प्रोस्पेक्टिव. From the scratch over time to see what the exposures and the outcomes are, ठीक है. To see exposure to certain factors would cause pulmonary embolism, pulmonary disease or not, कि pulmonary diseases कुछ exposures cause करते हैं या नहीं करते. Two groups have already received two different types of vaccines, ठीक है, दो different types of vaccine लिए, vaccine A and vaccine B for COVID-19. The researchers did not choose who received which type of vaccine. Anyway, both groups were then followed in time to see who would develop COVID-19. तो ये क्या है, still considered observational as the researchers did not intervene and give drugs or choose the vaccine type. क्योंकि इसमें हालांकि COVID-19 की वैक्सीन दी हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये ऑब्जर्वेशनल है, और क्योंकि रिसर्चर्स ने इंटरव्यू नहीं किया और कोई ड्रग या फिर वैक्सीन की टाइप डिसाइड नहीं की कौन सी देंगे, इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी है. Two group of smokers are followed over time. One group will taking a drug A, एक ग्रुप को ड्रग दी है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया है. तो ये क्या हो गई, ये इंटरवेंशनल स्टडी है, ठीक है ना. ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है. Two group of schizophrenic patients were tested for adherence to a new medication. Patient in group A were receiving financial incentive. Financial incentive एक ग्रुप को देते हैं, दूसरे ग्रुप को नहीं देते. तो ये भी क्या है, इंटरवेंशनल स्टडी है, रेंडमाइज्ड और नॉन रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल.
In an observational study, 2 groups of patients with chronic migraine were examined. One group was given drug A, the other group was given drug B. They were followed for 5 years to measure and compare the frequency and severity of migraine between the 2 groups. What is the type of this study? Since the group were given measures and then followed the time to see the effect, why not randomized control trial? ये prospective cohort study है, randomized control trial नहीं है. This time mention that it is an observational study. क्योंकि उन्होंने उन 5 सालों के दौरान कोई भी इंटरवीन इन एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इसलिए randomized control trials are not observational but experimental study. Randomized control trial interventional. One group is taken a drug, the other is not. The both groups are followed over time to see the outcome. The drugs are offered by the researchers to see their effects on the groups. जो पहले बात हो चुकी है. The key is the introduction of an intervention. 2 groups of smokers are followed over time. One group will be taking drug A while the other group will be taking a placebo. They are then followed over time to see who would develop lung cancer. ठीक है, तो drug A and placebo are offered by the study makers. तो ये क्या है? Intervention. एक को ड्रग दी, एक को ड्रग नहीं दी. देख ये रहे हैं कि कौन सा डेवलप करेगा. तो ये क्या है? रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. रिमेंबर इन प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडीज वी डोंट इंटरवीन बाय गिविंग एनी ड्रग. वी ओनली ऑब्जर्व द रिस्क फैक्टर्स एंड लुक फॉर द आउटकम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. If the drugs were not offered by the researchers, but the participants are already being taking these drugs, and the researchers only observe with time the effect of these drugs, this is called prospective cohort study. कि वो पहले से ही ले रहे हैं, researchers ने कोई drug introduce नहीं कराई. Both scenarios had been asked previously, so be careful. Sensitivity versus specificity in a test. तो sensitivity क्या है? Sensitivity sick, specificity. तो ये फिर देखते हैं पेशेंट को. हाई सेंसिटिविटी है तो इसका मतलब है कि फ्यू फॉल्स नेगेटिव है. ठीक है, फॉल्स नेगेटिव कम है, ट्रू नेगेटिव ज़्यादा है. क्योंकि सिक है पेशेंट, सिक हैं तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव ज़्यादा पेशेंट का है, हाई नेगेटिव, तो फॉल्स कम हो गए हैं. सही है. लो सेंसिटिविटी है तो लो नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव है. ये लो ट्रू नेगेटिव तो फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा है. सही हो गया. हाई स्पेसिफिसिटी, पी फिट पॉजिटिव, हाई ट्रू पॉजिटिव तो लो ट्रू नेगेटिव, मतलब फॉल्स पॉजिटिव है ना. और लो ट्रू पॉजिटिव देन मैनी फॉल्स पॉजिटिव, इस तरह से. सही है ना. अगर लो स्पेसिफिसिटी है इसका मतलब है फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है. अगर हाई स्पेसिफिसिटी है इसका मतलब है फॉल्स पॉजिटिव कम है. सही हो गया. द वर्ड फॉल्स is constant in all conditions. With high, few. With low, many. Sensitivity for negatives and P for positives. अच्छा, a new test to diagnose the Addison's disease is being tried on 1,000 patients. 900 of them show positive test. Only 100 of these 900 are diagnosed with Addison's disease. Okay, 100 ने 100 को डायग्नोज हुआ एडिसन्स डिजीज़, तो ये क्या है. और 900 को शो हुआ है पॉजिटिव, तो ये फॉल्स पॉजिटिव है ना. ठीक है, तो ये क्या है? हाई फॉल्स पॉजिटिव. ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू वो, तो हाई फॉल्स पॉजिटिव जब होंगे तो इस साइड पे लो क्या होगी? हाई है तो इधर लो. पॉजिटिव है तो स्पेसिफिसिटी है ना, तो लो स्पेसिफिसिटी. यस, स्पेसिफिसिटी. अच्छा, a new test called LNC9 is being tested on 10,000 people to diagnose lung cancer. 700 of them shows positive LNC9 and out of 670 were positive in lung biopsy. अब 700 शो पॉजिटिव हैं. ठीक है, तो इसमें हाई फॉल्स पॉजिटिव है, तो इसी तरह से लो स्पेसिफिसिटी. ओ बल्कि बिल्कुल 30 डिफरेंस है ना. ठीक है ना. 700 670 को डायग्नोज हुआ है ना, तो सिर्फ 30 डिफरेंस है. तो लो फॉल्स पॉजिटिव है तो हाई स्पेसिफिसिटी है. इनका डिफरेंस देखना है. 670 पॉजिटिव मतलब जिनको डायग्नोज हुआ है, और 700 जिनको पॉजिटिव आया था, तो इनमें से असल में फॉल्स कितने हैं? 30.
A new test called BRC10 is tested on 10,000 women to detect breast cancer. 8,000 of them shows negative BRC10. 7,800 were truly negative on breast biopsy. अब 8,000 में से 7,800 को डायग्नोज हुआ है, तो टोटल 200 हैं जिनमें नहीं हुआ, तो ये टोटल अमाउंट में से बहुत कम है, तो ये लो फॉल्स नेगेटिव है। तो इसमें क्या होगा, हाई सेंसिटिविटी, ठीक है ना, नेगेटिव हाई सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। द रिलेटिव रिस्क इंसिडेंस रेट इन एक्सपोज डिवाइडेड बाय नॉन एक्सपोज, क्या इंसिडेंस रेट कितना है, कितनी बीमारी हो रही है उन एरियाज़ में जहाँ पे एक्सपोजर है और उन एरिया में जहाँ पे एक्सपोजर नहीं है। AR टेस्ट माइनस ट्रीटमेंट माइनस ग्रुप डिवाइडेड बाय AR कंट्रोल ग्रुप। रिलेटिव रिस्क इंसिडेंट रेट इन द एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय इंसिडेंट रेट इन द अनएक्सपोज ग्रुप, मतलब एक में स्मोकर्स हैं दूसरे नॉन स्मोकर्स हैं, तो इन दोनों में कितनी ज़्यादा बीमारी का इंसिडेंस है, न्यू केसेस कितने आ रहे हैं वो देखने हैं। A study examines the effect of smoking on developing lung cancer over a period of 10 years. 400 people were involved. 200 are smokers and 200 are non-smokers. 10 of the 200 smokers developed lung cancer. 2 of the non-smokers developed lung cancer. What is the relative risk? Relative risk क्या है, कितना इंसिडेंस है। 10 of the 200 smokers में से, ठीक है, एक्सपोज ग्रुप में से 10 हैं जिनको लंग कैंसर डेवलप हुआ, एंड 2 ऑफ द नॉन स्मोकर्स डेवलप द लंग कैंसर। नॉन स्मोकर में 2, तो ये टोटल रिलेटिव रिस्क कितना है, 5%, 5, ठीक है। इंसिडेंस रेट इन स्मोकर्स इज वही है, ठीक है, कितने हैं, 10 है, ठीक है। डिवाइड बाय उन्होंने 200 किया कि इतनी पॉपुलेशन में से, तो हमने इनको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। दिस मीन्स दैट स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर बाय 5 folds. Repeated. On sensitivity versus specificity, a new screening test is designed to detect the early stages of prostate cancer. The test showed a high number of positive results. However, another definitive test confirms that only a few those were truly positive. ठीक है, हाई नंबर है पॉजिटिव रिजल्ट्स का, हाई फॉल्स पॉजिटिव इज इक्वल्स टू लो स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। False negative. 1,000 men had a newly designed test for prostate cancer. 100 of them were found to have prostate cancer. One of the remaining negative 900, 8 were diagnosed later by a definitive test and found to have prostate cancer. What can we call these 8? अब है कि 1,000 men हैं जिनको डायग्नोज हुआ था प्रोस्टेट कैंसर, डिज़ाइंड टेस्ट हैड अ न्यूली, उनको टेस्ट उन पे परफॉर्म किया गया था, जिनमें से 100 ऑफ देम, 100 को कहा कि वो प्रोस्टेट कैंसर है। वन ऑफ द रिमेनिंग नेगेटिव, आउट ऑफ द रिमेनिंग नेगेटिव 900, 8 वर डायग्नोज लेटर, कि उनमें से 90 में से, ठीक है, 8 जो हैं डायग्नोज हुए बाय डेफिनेटिव टेस्ट एंड फाउंड टू हैव प्रोस्टेट कैंसर, सिर्फ 8 में हुआ, ठीक है, तो हाई फॉल्स नेगेटिव है। हाई फॉल्स पॉजिटिव, लो स्पेसिफिसिटी, फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, 8 जो है वो फॉल्स नेगेटिव है। 8 वर डायग्नोज लेटर बाय डेफिनेटिव टेस्ट फाउंड टू हैव प्रोस्टेट कैंसर। हाँ, 8 क्या है, फॉल्स नेगेटिव है। 900 वाले ट्रूली नेगेटिव है। Eight were diagnosed later by definitive test and found to have prostate cancer. तो ये 8 क्या है, वो कह रहे हैं ये 8 क्या है, क्योंकि वो डायग्नोज हुआ जब तो पता चला कि ये प्रोस्टेट कैंसर है। तो इनमें क्या आया था, 90 में से, आउट ऑफ द नेगेटिव 90, ओ अच्छा, 100 में आया था प्रोस्टेट कैंसर और 900 में से जो 8 थे उनमें आया प्रोस्टेट कैंसर, तो ये 900 वाले नेगेटिव थे, ठीक है। तो इनमें से 8 में आया डेफिनेटिव टेस्ट से कि इनमें प्रोस्टेट कैंसर है, तो ये 8 क्या है, फॉल्स नेगेटिव, ओके। एज दे वर अमंग द नेगेटिव रिजल्ट्स बट लेटर फाउंड टू बी पॉजिटिव बाय डेफिनेटिव डायग्नोसिस, सो दे आर फॉल्स नेगेटिव।
इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, नंबर ऑफ न्यू केसेस, ठीक है, और ये प्रेवलेंस क्या है, न्यू ओल्ड केसेस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क. A town has a population of 5 lakh people. Over 5 years, 1250 cases were diagnosed with COPD. In the same town, another 500 people were diagnosed with COPD by another health institution. 1250 cases were diagnosed and another 500 people were diagnosed with COPD by another health institution. What is the annual prevalence and incidence for COPD per million in this town? Acha, pay attention to the last line in the question. Annual prevalence and incidence. It asks about the prevalence per million, whereas the question gives you 500,000, 5 lakh. Therefore, we need to multiply our result by 2 to convert it to a million. Also, it asks about the annual 1 year, while the question gives you 5 years. हाँ बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, we need to divide our result later by 5 ताकि हम 1 साल का देख सकें. ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 5 रिजल्ट को करना है. ठीक है, प्रेवलेंस न्यू केसेस प्लस ओल्ड केस डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. तो न्यू केस क्या है 1250, ओल्ड केसेस क्या थे 500, टोटल 1750 बने. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया. ठीक है, तो 3500 डिवाइड बाय 5 700. एनुअल प्रेवलेंस पर मिलियन. इंसिडेंस में न्यू केसेस डिवाइड बाय पॉपुलेशन एट रिस्क वो क्या था, न्यू केस 500 है, 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या गया 200. सही हो गया. अगला क्वेश्चन है, सिटी हैज़ 2,50,000 पीपल, 1000 वर डायग्नोज विद लंग कैंसर बाय द गवर्नमेंट health sector over a 3-year period. Another 500 were diagnosed with the lung cancer by the private sector over the same period. What is the annual prevalence per million in this population? इसमें भी मिलियन का पूछा और इसमें 50 भी नहीं, मतलब वो 5 लाख था ना, इसमें ये 2,50,000 है. ठीक है, और हमने पर मिलियन का देखना है, एनुअली देखना है, 3 पीरियड है. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 250 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको क्या करेंगे 2.5 टाइम्स, और एनुअली 3 है तो ये डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्रेवलेंस ओल्ड केस प्लस न्यू केस पॉपुलेशन एट रिस्क, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. हाँ, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 5 से 20 से 19, हाँ तो 1 लाख आ जाएगा ना. तो हमने पर मिलियन करना है ना, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. ठीक है, 1000 है ओल्ड और न्यू केस प्लस, तो टोटल 1500 है. पॉपुलेशन इज़ 2 लाख, तो हमने मिलियन में कन्वर्ट करना है. वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, 1500 इंटू 4, और क्योंकि एनुअल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 3. अगला क्वेश्चन है, सिटी हैज़ 20,000 पीपल, 1,000 were tested randomly for type 2 diabetes. Out of these 1,000 people, 150 were diagnosed with type 2 diabetes mellitus. What is the estimated prevalence of type 2 diabetes in this town per 1 lakh residents? अब ये 20,000 है, और 20,000 को 1 लाख, को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 10 10, तो ये हो गया 1 लाख. तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो 1000 वर टेस्टेड रेंडमली फॉर आउट ऑफ 1000 पीपल 150 वर डायग्नोज विद टाइप 2 डायबिटीज़. व्हाट इज द प्रेवलेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इन दिस टाउन. पर हमें बस रेजिडेंसी करना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ ओल्ड केसेज और नंबर ऑफ न्यू केसेज, ओल्ड केसेज कितने 150, ठीक है, न्यू केसेज कितने 1000 टाइप 2. ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है टोटल. ओल्ड और न्यू केसेस टोटली 150 हैं, टोटल केसेस ही बताएगी, ओल्ड और न्यू नहीं बताएगा. तो ये 0.15, तो कन्वर्ट इट टू अ परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100. उसको पहले उन्होंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, पर हम परसेंटेज के बगैर ही हम पहले ही उसको टू फाइंड द प्रेवलेंस पर 1000 पीपल, तो इन्होंने उसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 1 लाख से, तो उनके पास आ गया 15,000. व्हाट इफ़ हम इसको 0.15 को मल्टीप्लाई करें 5 से, तो ये क्या है 0.75. ठीक है, अब 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करें,
75 आ जाता है। टू फाइंड द प्रेवलेंस पर 1 लाख पीपल, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, वाई हमारे पास तो 20,000 पीपल है। We should get back to the page 29 after ending this. Okay, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी डेफिनेशन वही सेंसिटिविटी में सिक होता है, स्पेसिफिसिटी में फिट होता है, ठीक है। द लाइक्लीहुड ऑफ अ टेस्ट रिपोर्टिंग पॉजिटिव एंड द कंडीशन बीइंग टेस्टेड इज एक्चुअली प्रेजेंट। तो सेंसिटिविटी में पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है, ठीक है, सिक असल में जो सिक है, और स्पेसिफिसिटी में नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होती है। लो सेंसिटिविटी मीन्स मैनी फॉल्स नेगेटिव्स, ठीक है ना, लो सेंसिटिविटी बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव्स हैं, ठीक है ना। हाई सेंसिटिविटी few false negatives. Low specificity many false positive, and high specificity few false positive. Common cause of a dropout from a study. A double blind study was performed on two groups of patients over a year. One group was receiving an active drug while the other group was receiving a placebo. After 6 months, 27% of the placebo group dropped out of the study while 4% of the active group dropped out. What is the most likely cause for this? क्योंकि अब ड्रॉप आउट हो गए, तो डबल ब्लाइंड स्टडी थी, तो डबल ब्लाइंड स्टडी को उन्होंने कायम नहीं रखा होगा, इसलिए ब्रेक डाउन ऑफ द डबल ब्लाइंड स्टडी। आंसर, अनदर वैलिड आंसर, द ग्रुप्स इन द blinded trial were accidentally revealed to the researchers. We can see that a massive percentage of the placebo group had dropped out compared to a small percentage of the active group. This might indicate that the placebo group have figured out that they are not taking a real active drug and thus dropped out of the study in large numbers. क्योंकि उन्हें पता चल गया कि वो placebo ले रहे हैं और असल ड्रग नहीं ले रहे। They have figured out that they are being used and deceived, so they have decided to break the whole study, as 27% of those being deleted with the placebo had left. If the percentage of the dropout were small in both groups, below 15% for instance, this could be due to a chance event. A chance event can happen due to any cause such as loss of follow-up, death, traveling. It should be a small percentage be considered as a chance event. Relative risk reduction. Relative risk reduction is equal to 1 minus relative risk, or ARC minus ART. Absolute reduction, risk reduction in the control group minus the treatment group divided by in the control group. Using lung drug using placebo. Number of patients who developed lung cancer over 5 years is 4, जिसमें वो ले भी रहे थे. नंबर ऑफ पेशेंट हु डिड नॉट इज़ द 96, और 10 में हुआ और 90 में नहीं हुआ, जो नहीं हुई, जो प्लेसिबो ले रहे थे, ठीक है. तो कंट्रोल ग्रुप प्लेसिबो वाला है, ठीक है. तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, 10% देखनी है, 10 + 90 ARC. इस तरह से ART भी क्या होगा, 4 / 4 + 96. तो 10 / 100, 4 / 100, ये क्या हुआ 0.1, और ये क्या हुआ 0.04, ठीक है. तो अब रिलेटिव रिस्क रिडक्शन क्या है, ARC माइनस ART डिवाइडेड बाय ARC. तो ARC हमारे पास 0.1 है, ART 0.04 है, डिवाइडेड बाय 0.1, तो 0.1 0.04, तो 6 0.06 आ गया, ये 0.1 है. तो ये क्या गया 0.6, ओके. तो कितने परसेंट है, 60%. A new MI protective drug is being used on 100 patients who have many risk factors for MI, while a placebo was used for another 100 patients. After a 5-year period, 7 of the active treatment group had developed MI, while 20 of the placebo group had developed MI. What is the relative risk reduction? अच्छा, is being used on 100 patients, total 100 patients हैं, while a placebo was used for another 100 patients. After 5 years, 7 of the active treatment group had developed MI. 7, तो कितने 100 थे, ठीक है. तो कितने हुए, 100 - 7 93, ठीक है. ये है वो जिनमें हुई है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट ग्रुप वाले जो ले रहे थे ड्रग, ठीक है. 20 ऑफ द प्लेसिबो ग्रुप हैड डेवलप्ड MI. 20 में डेवलप हुआ, तो पीछे कितने बचे, 80, ठीक है. तो ये जिसमें प्लेसिबो था, ठीक है. तो अब हमने क्या करना है, ARC इक्वल्स टू 7 / 7 + 93 इक्वल्स टू 7 / 100. सॉरी, ये ART है ट्रीटमेंट वाले, ठीक है. तो ये कितना बना 0.07. ARC
प्लेसिबो वाले, ठीक है। 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 80, 20 डिवाइड बाई 100, 5 ज़ा 10, 2 ज़ा, तो ये 0.2 आ गया, ठीक है। तो अब आर क्या होता है, ए आर सी माइनस ए आर टी, ए आर सी माइनस ए आर टी डिवाइडेड बाई ए आर सी, 0.07, सॉरी 07, और ये 20 हो गया, ठीक है। इधर आ गया 1 and 10, 10 में से 7, 3 and 1, 0.13, 0.13 divided by 0.2, कॉम्प्लिकेटेड। अब 13 डिवाइड बाई करें तो कितना बनता है, ये बनता है, इट्स अबाउट 13 डिवाइडेड बाई 200, 0.065, ठीक हो गया, और 220, तो ये क्या बना है 0.65, तो 0.65 इंटू परसेंटेज करो तो 65% बन जाता है, ओके। वही है, वही सारा फार्मूला लगेगा जो हमने ऊपर लगाए हैं, इधर बस फार्मूलाज यूज़ करना है। फिर से आ गया कि टोटल 100 थी, 20 और 80 और 40, और इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। पहले ए आर सी क्या है, ए आर सी